कि अगर आपको अंदर आने से मना किया जाता है तो आप कहाँ रहोगे, बाहर रहोगे। अंदर आने से मना करना है तो आप क्या बोलोगे, नो, नो, एन फॉर एनी, सोडियम। ह्यूरिस्टिक इनऑर्गेनिक सीरीज, बहुत दिन बाद वीडियो आई है, इससे करना है क्योंकि मेरे पीछे कोई गॉडफादर है नहीं जो सब समझना पड़ रहा है खुद से, तो वही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ताकि बाद में मैं आपको समझा पाऊँ। दूसरी चीज़, अभी नया जगह है तो उसमें खाने की दिक्कत है, घर है नहीं जो आपको टाइम पे खाना मिले, आपको बाहर जाकर खाना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें हैं जो अभी टाइम मेरा कंज्यूम कर रही है, मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो धीरे धीरे वो भी यूज हो जाऊँगा मैं उसके लिए, और उसके बाद फिर मैं वीडियो डालना चालू कर दूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एजुकेशन वीडियोस मेरे को नहीं लगता कोई MBBS वाला बच्चा अभी डाल रहा होगा जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि स्ट्रेटेजी वगैरह वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बाकी अगर मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ कभी बीच में बिकॉज ऑफ एग्जाम्स वगैरह कुछ भी, तो उसको समझना प्लीज़। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की है, थोड़े बड़े हैं मुझसे लेकिन मैं आप बोलता हूँ इसलिए, लेकिन वो फ्रेंड ही है। तो उनको मैंने बोला है ऑर्गेनिक के लिए आपका देख ले। तो ही इज़ एन MSc फ्रॉम IIT। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा उनके प्लेलिस्ट के साथ, तो आप देखना वहाँ पर, अगर आपको पसंद आती है ऑर्गेनिक तो यू कैन कंटिन्यू देयर, राइट। बाकी इनऑर्गेनिक तो मैं यहाँ करवा दूँ। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश परसुइंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यूजेस तक हम लोग कर चुके थे पहले, आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है दूसरा, तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं वॉशिंग सोडा किसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वो भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको पूछेंगे ये कि इसका प्रोसेस क्या है जिससे आप सोडियम कार्बोनेट को बनाते हो, तो सॉल्वे प्रोसेस का नाम है, ठीक है। क्यों सॉल्वे प्रोसेस को यूज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बोलना है लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, यही इसका रीजन है कि हम लोग सॉल्वे प्रोसेस को यूज करते हैं। मतलब क्या कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाता है जब आप सॉल्वे प्रोसेस यूज करते हो, जिसके कारण आपको प्योरिफिकेशन का अलग से झंझट नहीं होता, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट अलग से निकलेगा इसको आप आराम से हीट करके सोडियम कार्बोनेट ले लेते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है ये रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रिएक्शन याद रखनी है वो लास्ट वाला है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है, तो यहाँ से आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये आपको एकदम रटी होनी चाहिए कि अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब आप सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, ठीक है। ये तो आपको याद रखनी है। बाकी अगर ट्राई करना चाहो तो आप इसको भी याद रख सकते हो, बाकी दोनों को भी, ठीक है। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, मतलब पहले ये इससे ये बनेगा, फिर इसको आप आगे यहाँ पे रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो हम लोग वहाँ देख चुके थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, तो उसको हम लोग ने हीट किया तो क्या बन जाएगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि आपको चाहिए था। तो यही उसका बेनिफिट था जो उन्होंने बताया था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका एमोनिया था, जो कि रिएक्शन स्टार्ट करने में सबसे पहला कंपाउंड आ रहा था, उसको अगर रिकवर करना है तो वो कैसे रिकवर करोगे। तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि जब आप एमोनियम क्लोराइड जो कि निकला था आपके लास्ट वाले रिएक्शन में, उसको जब आप ट्रीट करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, एमोनिया वापस निकल जाएगा, जो कि आप फिर से रिएक्शन में यूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो छुपी हुई रहती है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट की तरह ऑब्टेन करता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या पूछ सकते हैं कि एमोनिया को रिकवर करने वाले प्रोसेस में आपका क्या बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये जो सॉल्वे प्रोसेस आपने देखा था जो कि आपने सोडियम कार्बोनेट को निकालने के लिए यूज़ किया, उसको आप पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज क्योंकि जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता है, मतलब कि वो थोड़ा सॉल्युबल टाइप होता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान देना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आओगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है आपको पता है कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है आपको पता है वो डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट क्यों, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो 10H2 मॉलिक्यूल होता है उसके फॉर्मूला में, तो इसलिए डेकाहाइड्रेट उनको उसको बोला हुआ है। इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा क्या है, ये जो टेम्परेचर वाली बात यहाँ दी हुई है, यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप इस सोडियम कार्बोनेट को जो कि डेकाहाइड्रेट है उसको आप हीट करते हो 373 केल्विन पे, तो क्या होता है आपके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं एक्सेप्ट 1, मतलब कि आपके 10 में से 9 निकल जाएंगे, एक बचा रहेगा जो कि यहाँ है, जो कि मतलब ये क्या बन जाता है, मोनोहाइड्रेट बन जाता है। लेकिन उसके बाद अगर ये बोलते हैं कि आपने हीट किया है अबव 373 केल्विन, तो आपको सारे के सारे निकाल देने। तो आपको ये ध्यान रखने की कंडीशन उन्होंने बोली क्या है। अगर वो बोलते हैं 373 केल्विन पे हीट किया तो आपको एक रखना है, मतलब मोनोहाइड्रेट बना देना है। और अगर आपका कुछ भी नहीं है एकदम मतलब अगर आपका उन्होंने हीट किया है 373 से ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, एनहाइड्रस बना देना है, मतलब कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बाहर निकाल देनी है। तो वही यहाँ पे चीज़ बोली हुई है उन्होंने कि किस टेम्परेचर पे क्या होता है। जो 373 के अबव आपने हीट करने पे जो आपका बन रहा है ना एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसको आप सोडा ऐश भी बोलते हो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ सर्कल की हुई, एक सॉलिड और यहाँ पे पाउडर, मतलब कि जो डेकाहाइड्रेट है वो आपका सॉलिड होता है, लेकिन जो आपका ये सोडा ऐश बना जो एनहाइड्रस था वो आपका पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तभी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे।
उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कार्बोनेट पार्ट के कारण ही जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो एल्कलाइन होता है। तो क्या आप ध्यान रखो लाइन, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे यूजेस जो है वही आपको सबसे दिक्कत करती है कि कौन सा यूज याद रखें, कौन सा यूज याद नहीं रखें। तो इसका सबसे देखो कोई आसान तरीका नहीं है, मैं अभी भी कंफ्यूज उसमें कि करना क्या है इसमें। आप क्या कर सकते हो, जब भी आप ये रीडिंग करोगे एस ब्लॉक को, तो यूजेस को हमेशा पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका रहेगा कि अच्छा ये यूज था। दूसरी चीज़, अगर आपको यूज़ में कुछ यूनिक दिखता है, जैसे कि मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले थे, जैसे कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपके वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है, ये आपने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछ सकते हैं ये। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ोगे तो वो भी यूज़ होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। बाकी ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि लेबोरेटरी रिएजेंट में ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यही चीज़ है। अब सोडियम क्लोराइड में जो आपको ध्यान देना है कि इसको हम लोग मेनली जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको हम लोग जनरली कैसे ऑब्टेन करते हैं, मेजरली ऑब्टेन करते हैं हम लोग इवेपोरेशन के थ्रू। तो ये तो आपको पता है, ये तो कॉमन है, ये जल्दी पूछेंगे नहीं वो। ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्रूड सोडियम क्लोराइड क्या है। तो क्रूड सोडियम क्लोराइड ऐसा सोडियम क्लोराइड है जिसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इंप्योरिटीज में आपका सोडियम क्लोराइड नहीं आएगा, ये तो ध्यान रखना है, कॉमन सी बात है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है तो उसमें इंप्योरिटीज का सोडियम क्लोराइड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या इंप्योरिटीज है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये आपकी इंप्योरिटीज आपको ध्यान रखनी है, ये पूछ सकते हैं ये। उसके बाद रीजन पूछ सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों इंप्योरिटीज है। वो इसलिए इंप्योरिटीज है बिकॉज दे आर डेलिक्विसेंट। अब डेलिक्विसेंट का क्या मतलब है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हो, मतलब कि अगर कहीं भी मॉइस्चर मिला तो एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने में, इसलिए वो इंप्योरिटीज हैं आपके किस में, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आपको प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करोगे ताकि जो आपके इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो आपके निकल जाए, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आप क्या पास करवाते हो, इसमें HCl गैस पास करवाते हो, जिसके कारण आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका सेपरेट आउट हो जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि HCl गैस पास करवाने पे क्या इनमें से सेपरेट आउट होगा। तो आपका NaCl सेपरेट आउट होगा और क्या सॉल्यूशन में रह जाएगा, तो आपका कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो यहाँ से एक एसोसिएशन रीजन वाला क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 दे देंगे कि HCl गैस पास करवाने पे आपका सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट हो जाता है। रीजन दे देंगे इसमें कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपके डेलिक्विसेंट होने के कारण आपके सॉल्यूशन में रहते हैं। तो ये जो रीज़न है वो करेक्ट तो होगा ही, साथ ही साथ ये रीज़न भी हो जाएगा एसोसिएशन का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बना के दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कैसे बनाया जा सकता है एसोसिएशन रीजन, ठीक है। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, यूजेस में भी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा या फिर NaOH जिसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, किसमें, कैस्टनर कैलनर सेल में। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ कि इसमें कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो यहाँ पे मरकरी कैथोड होता है और कार्बन एनोड होता है। ये आप कैसे याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो आप कि जो कार्बन है उसमें A आता है, मरकरी में कहीं A नहीं है, तो कार्बन में A आ रहा है तो वो एनोड होगा। ऐसे याद रख सकते हो, और कोई तरीका इसका नहीं है। अगर आप बना सकते हो तो बना लो, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि Hg के प्रेजेंस में H रिड्यूस नहीं होगा, Na रिड्यूस होगा। इसका क्या मतलब है, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस एक टॉपिक आता है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो अलग सर ने वहीं पे पढ़ा दिया था उसको। होता क्या है वहाँ पे कि जब भी आपका, मैं पूरा तो नहीं समझा सकता लेकिन मैं हल्का बताता हूँ कि जब रिडक्शन जब होने वाला होगा ना, तो वहाँ पे आपका दो चीज़ ऑप्शन होगा, या तो आप सोडियम को रिड्यूस करो या तो आप हाइड्रोजन को रिड्यूस करो। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, इसके कारण वो रिड्यूस होना चाहता। लेकिन ये एक्सेप्शन कब आता है, जब मरकरी प्रेजेंट हो, तो उस केस में आपका हाइड्रोजन रिड्यूस ना होकर सोडियम रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सोडियम एमलगम बन जाता है। उसके बाद आप सोडियम एमलगम बनता है, इसके कारण आप यहाँ पे ये रिएक्शन करवा पाते हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना पाते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बचा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका डेलिक्विसेंट होता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका बनाता है, वो आपको पता है, H2 एब्जॉर्ब करता है वो। दूसरी चीज़ CO2 के साथ रिएक्ट करके ये आपका सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, यूजेस पे। यूजेस आपका इंपॉर्टेंट है इस केस में, इन सारी यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही है। सबसे पहला यूज़ कि इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज़ होता है, एकदम रटा होना चाहिए आपको। दूसरी यूज़, जैसा कि मैंने बताया था कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज़ होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स में यूज़ होता है। तो ये दोनों यूज़ आपको रटा होना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर आते हैं हम लोग किस पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे, जिसको आप क्या बोलते हो, बेकिंग सोडा ही बोलते हो, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो किसमें, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पे, कि कौन सा बेकिंग सोडा है, कौन सा वॉशिंग सोडा है। इसके लिए मैंने इसको याद कर लिया था ऐसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
NaHCO3 इसको प्रोनाउंस कैसे बोलते कैसे हो, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हो, है ना। तो बाय में आपका क्या बी आ रहा है, तो बी वाला जो है आपका बेकिंग सोडा वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछेंगे वो है कि बेकिंग सोडा इसको बोलते क्यों, मतलब एसोसिएशन रीजन में पूछ सकते हैं या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में पूछ सकते हैं। तो आपको रीज़न देना है कि बेकिंग सोडा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी इसको हल्का सा हीट मिलता है तो ये डिकम्पोज होकर CO2 मॉलिक्यूल्स देता है, जिसके कारण वो जो भी आप बना रहे हो, पेस्ट्री केक जो भी बना रहे हो, वो फूल जाता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ दी हुई है। उसके बाद ये रिएक्शन जो देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कैसे है इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने देखा होगा पहला कंपाउंड जो आपने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट, उसमें लास्ट रिएक्शन यही था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका निकला था उसको जब आप हीट करते हो तो आपका डिकम्पोज होकर वो सोडियम कार्बोनेट देता था, ठीक है। उसी का ये उल्टा रिएक्शन है, अगर ध्यान से देखना जाके आपको दिख जाएगा, तो ये रिएक्शन आपको वैसे याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़ है इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला यूज़ है कि ये आपके स्किन में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। दूसरी यूज़ जो आ चुका है, कहीं पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज़ होता है, तो ये दोनों यूज़ आपको याद होना है। अब आते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि सोडियम आयन जो है वो आपके सेल के बाहर मिलते हैं, ठीक है, और पोटेशियम आयन आपके सेल के अंदर मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अगर आपको अंदर आने से मना किया जाता है तो आप कहाँ रहोगे, बाहर रहोगे। अंदर आने से मना करना है तो आप क्या बोलोगे, नो, N फॉर नो, N फॉर एनी, सोडियम। दूसरी चीज कि अगर आपको अंदर आने से मना किया जाता है तो आप कहाँ रहोगे, बाहर रहोगे। अंदर आने से मना करना है तो आप क्या बोलोगे, नो, N फॉर नो, N फॉर एनी, सोडियम। ओके, K फॉर पोटेशियम, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। दूसरी चीज़ जो सोडियम आयन है आपके सेल के बाहर है, तो आपकी ये जो भी इसके फंक्शन आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे ये इसी का फंक्शन है। तो आपको फंक्शन इनडायरेक्टली याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको लगे कि ये बाहर हो रहा है सेल के, तो वो आपका किसका फंक्शन होगा, सोडियम का फंक्शन होगा। तो ये कहाँ मिलेगा, आपके ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा जो कि सेल के बाहर है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिलेगा जो कि सेल के बाहर है, ठीक है। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर आपके नर्व सिग्नल्स को के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हो दोनों के यूज़ में ये आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। उसके बाद फ्लो ऑफ वाटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर्स, एमाइनो एसिड्स इनटू सेल्स, ठीक है। अब सेल के अंदर ले जा रहा है तो कौन ले जाएगा, जो बाहर प्रेजेंट है, तो सोडियम का काम है ये। अच्छा, ये सब देख लोगे आप। उसके बाद आप देखना है, आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दी हुई है कि पोटेशियम जो है वो आपके सेल के अंदर मिलने वाले में से सबसे एबंडेंट एलिमेंट में से एक है, ठीक है। तो पोटेशियम आयन जो है मोस्ट एबंडेंट कैटायन है सेल फ्लूइड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दी हुई है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले बहुत बार, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके यूजेस में देखोगे तो जो भी सेल के अंदर हो रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ताकि ATP निकले। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपके किसके फंक्शन में आती है, पोटेशियम के फंक्शन में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फंक्शन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ सकते हैं सीधे सीधे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP प्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, तो आप सोडियम या फिर पोटेशियम। तो ध्यान रखना है कि जो अंदर सेल के है वो हेल्प करेगा, तो आपका पोटेशियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपको पता है, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई अगर रेस्टिंग मैमल है तो उसमें 1/3 ऑफ ATP जो है वो कहाँ यूज़ होता है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप में यूज़ होता है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि दे सकते हैं और आपको शायद आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है एटॉमिक एंड आयनिक स्टेट है। तो आपको ये तो पता ही है कि लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो आपकी साइज डिक्रीज होती है। तो आपने जो पहले बात किया था ग्रुप 1 जिसको आप एल्कली मेटल्स बोलते हो, वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं बोलता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 बताओ किसका ज़्यादा होगा, ग्रुप 1 का या फिर ग्रुप 2 का। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 का क्या मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी जा रही है, तो आपको हमेशा आंसर देना है कि ग्रुप 2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात करते हो। लेकिन अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की बात करता हूँ तो हमेशा ग्रुप 1 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। तो एक ही जनरली अगर याद करके रखते हो आप, तो आप हमेशा जो भी वो एलिमेंट्स के लिए पूछेंगे उसका आंसर दे सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका कंसेप्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियडिक क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझाया जाता है, तो मैं अब यहाँ समझाने नहीं वाला, वो आप डिटेल लेक्चर से जाके देखो। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आपने बात किया था पहले कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है आपके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देख रहे हो कि जब आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का आयंस बनाओगे तो यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा सब पे, जो देख सकते हो आप। तो मतलब कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 के मुकाबले ग्रुप 2 की ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि इसके जो जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने लाइन लिखी हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे कौन से आपके जो कंपाउंड्स है वो हाइड्रेटेड है। जैसे कि MgCl2 जो है 6H2 के साथ हाइड्रेटेड है, CaCl2 भी 6H2 के साथ हाइड्रेटेड है। जो आपके MgCl2 वाला है कहीं कहीं 8H2 के साथ भी लिखा होता है,
ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि NaCl और KCl जो हाइड्रेट फॉर्म नहीं करता, वो आपने देखा था वहाँ पे ग्रुप 1 में कि सिर्फ LiCl एक ऐसा था जो कि हाइड्रेट्स फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपकी हायर होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। मतलब कि एल्कली मेटल्स से अगर कंपेयर करोगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी। क्यों हायर होगी, इसका रीजन उन्होंने दिया हुआ है, तो स्मॉलर साइज। तो ये एसोसिएशन रीजन या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में ही पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करोगे जो कि आसान है, नीचे जाते समय आपका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो बेरिलियम से बेरियम तक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद एक ये चीज़ जो है मैंने खुद से यहाँ पे टेबल से निकाल के लिखी है कि जो बेरियम और लिखी हुई है कि बेरिलियम जो है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होती है आपके पूरे ग्रुप में, और जो मैग्नीशियम है उसकी सबसे कम होती है पूरे ग्रुप में। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर चलते हैं हम लोग आगे। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की थी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे आपके कुछ कलर इंपार्ट करते थे जब भी आप उसको हीट करते थे किसी फ्लेम में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि सब कलर इंपार्ट नहीं करते हैं। कौन से नहीं करते हैं, तो आपको ये बताना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है कलर इंपार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है। पहली चीज़ एसोसिएशन रीजन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं, एक ये चीज़ पूछेंगे। दूसरी चीज़ जो कलर इंपार्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से कलर देते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा था यहाँ पे कि बेरिलियम मैग्नीशियम तो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम लिख लो। उसके बाद आपको ट्रिक क्या रखना है, बेचोरे क्रीम एंड सेव हरा। बेचोरे मतलब बेच रहे हैं आप कुछ, बेचोरे से हो गया ब्रिक रेड, क्रीम से हो गया क्रीमशन, और सेव हरा से हो गया आपका एप्पल ग्रीन, ठीक है। तो ये तो आपने समझ गए यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम लोग इस पे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखी हुई है, सबसे पहली लाइन वो है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होती है एल्कली मेटल से। कोई इंपॉर्टेंट कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आपको पता है एल्कलीन अर्थ मेटल जो होता है वो आपका छोटा होता है साइज में। छोटे होंगे साइज में तो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा होगा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे तो जल्दी केमिकल रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे, इसीलिए ये कम रिएक्टिव हो। दूसरी चीज़ आते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। क्यों इनर्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ओवर देयर सरफेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और लाइन लिखी है, लेकिन अगर हम लोग इसको पाउडर फॉर्म में ले आए, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में तो ये नहीं करे रिएक्ट, लेकिन अगर इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में ले आए तब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर एयर बोलते हैं ना तो उसमें आपको कंसिडर करना है दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और आपको आंसर देना है। अगर वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, नाइट्राइड बना रहा है, तो आपको वो भी आंसर में देना है। तो यहाँ बोला है कि एयर के साथ रिएक्ट करके वो क्या क्या बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड, साथ में साथ बेरिलियम नाइट्राइड भी बनाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, कब, जब एयर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब आपने यहाँ ये भी देखा कि जैसा कि ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम आपके नाइट्राइड बना रहे हैं, यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे नाइट्राइड्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पे लाइन आगे लिखी भी हुई है। तो ये तो हमने समझ गए आप कि सॉलिड फॉर्म में भले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में वो रिएक्ट कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे एक लाइन दी हुई है कि इन्होंने कि जो आपके ये सारे एलिमेंट्स है वो आपके इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो लाइन मैंने बताई थी कि यहाँ पे सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पे लाइन मैंने लिख दी अलग से, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेंगे ये पूछेंगे कि BeF2 अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग करने वाले हैं किसका, NH4 BeF4 का। अगर आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो आपका BeF2 मिलता है। तो ऑप्शन में आपका ये दिया रहेगा NH4 BeF2, वो आपको टिक करना होगा। दूसरी चीज़ पूछेंगे ये आपको कि BeCl2 आपको बनाना है, तब आप क्या यूज़ करोगे, तो ऑप्शन में होगा आपका बेरिलियम ऑक्साइड, वो आपको टिक करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इस सेक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रहा है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, बाकी इतना डीप जाएंगे नहीं। उसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं, दिया हुआ है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कि बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना लेते हैं आराम। तो बेरिलियम नहीं बनाता है, बेरिलियम बनाता है हाइड्राइड्स। कैसे बनाएगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहले तो चीज़ देख ली कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, ठीक है, विद द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो आपका आंसर होगा बेरिलियम, ठीक है। पूछेंगे फिर अगर वो कि कैसे बनेगा, तब तो आपका ये यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है कि BeCl2 जो आपने पहले बनाया था प्लस LiAlH4, उसको जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका बेरिलियम हाइड्राइड प्लस LiCl प्लस AlCl3 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिड्यूसिंग नेचर में ये और लाइन कि बेरिलियम जो है आपका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर क्यों दिखाता है, इसलिए दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, एंड सेकेंड पॉइंट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है।
ये दोनों रीज़न जो है जिसके कारण बेरिलियम आपका हाई रेड्यूसिंग नेचर दिखाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एसोसिएशन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट जो है मैंने यहाँ लिख दिया निकाल के, जो भी मेरे को समझ में आया कि रिड्यूसिंग नेचर ग्रुप 1 का ज़्यादा होता है ग्रुप 2 के मुकाबले। और टेबल से मैंने देखा कि बेरिलियम जो है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और बेरिलियम जो है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और बेरियम जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वही वहाँ पे बोला था कि ब्लू ब्लैक होता है पहले ग्रुप 1 में, यहाँ पे ये उन्होंने बोला है कि डीप ब्लू ब्लैक होता है सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई हुई है कि आप एमोनिएट्स को रिकवर कर सकते हो, जो कि उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बाकी पढ़ना एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, अगर ऑप्शन में आता है तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद हम लोग आते हैं यूजेस पे। तो यूजेस में आपको क्या क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जो मेटेलिक बेरिलियम है वो कहाँ यूज होता है, आपके विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स बनाने में यूज होता है। सबसे पहले ये ध्यान रख लिया आपने। दूसरी चीज़ कि मैग्नीशियम कहाँ कहाँ यूज होगा, तो क्योंकि आपने देखा था मैग्नीशियम बहुत अच्छे ब्रिलियंस के साथ बर्न होता था, तो उसको यूज करेंगे आप फ्लैश पाउडर में, बल्ब्स में, इंसेंडियरी बम्स में, ठीक है, और सिग्नल्स में, इसमें आप यूज करते हो उसको मैग्नीशियम में। उसके बाद मैग्नीशियम को और एक किस में यूज़ करते हो, अगर आप उसका सस्पेंशन बना लेते हो, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो आप उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो, जिसको आप एंटी एसिड की तरह यूज़ करते हो। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत अच्छा बनाएंगे पॉइंट, तभी ये पूछेंगे कि अगर आप ऐसा कोई आपके पास एलिमेंट है जो कि जिसको आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो कार्बन से, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो आप कैल्शियम को यूज़ करते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद रेडियम सॉल्ट जो है वो रेडियोथेरेपी में आपका यूज़ होता है। ये तो आसान है, ये जल्दी पूछेंगे नहीं क्योंकि बहुत आसान है, जो कि रेडियोथेरेपी कहाँ यूज़ होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। उसके बाद कॉपर बेरिलियम एलॉय कहाँ यूज़ होता है, तो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में कौन सा यूज़ होगा, तो कॉपर बेरिलियम एलॉय। और एयरक्राफ्ट बनाने में, तो एयरक्राफ्ट में आपको पता है एल्यूमिनियम आना ही है, किसके साथ आएगा, मैग्नीशियम के साथ आएगा। तो मैग्नीशियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय जो है वो आपका लाइट होने के कारण एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ होता है। तो एक रीज़न भी पूछ सकते हैं कि क्यों यूज़ होता है, बिकॉज दे आर लाइट। तो इसके साथ हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। फिर एक और आपका यहाँ पे लेक्चर आएगा एस ब्लॉक के लिए, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो एजुकेशनल कंटेंट में डालता हूँ ना यार, उस पर व्यूज़ देखा करो यार उसको कम से कम, ताकि लगे कि आप पढ़ने वाले हो। नहीं तो फिर आप बोलते हो भैया स्ट्रैटेजी की वीडियो मत डालो, और फिर आप एजुकेशनल वीडियोज़ भी नहीं देखते हो, तो समझ रहे हो। तो एक कॉन्टेस्टिंग है, तो कम से कम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, ताकि मेरे को भी मन करे पढ़ाने का। ठीक है, बाकी तो मैं कराऊंगा इसको कंप्लीट, चाहे एक बच्चा पढ़े या दो बच्चा पढ़े। ठीक है, चलो बाय।